नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले जानते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल यानी उजाला योजना के 7 वर्ष पूरे हुए। अगले 5 वर्षों में भारत में 50 चीतों का पुनर्वास किया जाएगा। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के औपचारीकरण योजना के तहत एक जिला एक उत्पाद के 6 ब्रांड लॉन्च किए गए। टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेंटर ने कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर सिक्योरिंग कंज्यूमर इंटरनेट ऑफ थिंग्स रिपोर्ट जारी की। वैज्ञानिकों के मुताबिक पारंपरिक टीके भी प्रभावशाली हैं। और इस अंक में हम आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा योजना किस तरह से बनाई जाती है। और अब खबरें विस्तार से। उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल यानी उजाला योजना के 7 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। इस योजना को वर्ष 2015 में विद्युत मंत्रालय ने आरंभ किया था। ऊर्जा मंत्रालय के तहत एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड यानी EESL उजाला योजना की कार्यान्वयन एजेंसी है। उजाला योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को LED बल्ब, LED ट्यूबलाइट और ऊर्जा कुशल पंखे प्रदान किए जा रहे हैं। इनके माध्यम से पारंपरिक और अकुशल प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बदल दिया जाता है। इसका उद्देश्य कुशल प्रकाश व्यवस्था को बढ़ावा देना और विद्युत उपभोग में होने वाले खर्चे को कम करना है। इसके अलावा पर्यावरण को संरक्षित करने में मदद करना भी है। उजाला योजना की कुछ प्रमुख मात्रात्मक उपलब्धियां जो रही हैं, उनमें अब तक 36.78 करोड़ से अधिक LED बल्बों का वितरण किया जा चुका है। वार्षिक रूप से 47,778 मिलियन किलोवाट प्रति घंटा ऊर्जा की बचत की गई है। CO2 उत्सर्जन में 386 करोड़ टन की कमी करने के साथ साथ 9,565 मेगावाट की उच्चतम मांग को कम किया गया है। LED बल्बों की कीमतों में 85% की कमी आई है। वहीं उजाला योजना की प्रमुख गुणात्मक उपलब्धियों की बात करें तो इस कार्यक्रम के तहत सरकार ने पारदर्शिता सुनिश्चित की है। साथ ही वस्तुओं और सेवाओं की खरीद द्वारा प्रतिस्पर्धा को भी प्रोत्साहित किया है। इसके परिणाम स्वरूप लेन देन लागत और समय में उल्लेखनीय कमी आई है। इससे प्रक्रियागत दक्षता में वृद्धि हुई है। EESL ने उजाला कार्यक्रम के तहत LED बल्बों के वितरण के लिए स्वयं सहायता समूहों को भी नामांकित किया है। ये इस योजना की समावेशी विकास रणनीति का एक हिस्सा है। अगली खबर पेपर 3 के टॉपिक पर्यावरण संरक्षण एवं जैव विविधता से संबंधित है। अगले 5 वर्षों में भारत में 50 चीतों का पुनर्वास किया जाएगा। हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी NTCA की 19वीं बैठक आयोजित हुई है। इस बैठक में भारत में चीते के पुनर्वास के लिए कार्य योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के तहत अगले 5 वर्षों में भारत में 50 चीतों का पुनर्वास किया जाएगा। चीता संरक्षण कार्यक्रम को NTCA के अधिदेश और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित प्रोजेक्ट टाइगर योजना के एक भाग के रूप में संचालित किया जाना चाहिए। एशियाई चीता एकमात्र बड़ा मांसाहारी जीव है जो वर्ष 1952 में भारत में विलुप्त हो गया था। अधिक शिकार और पर्यावास हानि इसके विलोपन के कारण है। दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और बोत्सवाना से लगभग 8 से 12 अफ्रीकी चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में लाया जाएगा। अफ्रीकी चीतों की स्थिति IUCN में वल्नरेबल है, इसलिए इनको पुनर्वासित किया जा रहा है। क्योंकि एशियाई चीते जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं, इनकी संख्या बहुत कम है। एशियाई चीते अब केवल ईरान में ही पाए जाते हैं। चीतों के पुनर्वासन के कई संभावित लाभ हो सकते हैं, जैसे कि इको पर्यटन संभावनाओं के माध्यम से स्थानीय समुदाय की आजीविका में वृद्धि होना। चीता खाद्य श्रृंखला के उच्चतम स्तर पर एक शीर्ष शिकारी प्रजाति है। इसे पुनर्वासित करने से उसके पर्यावास या यहाँ तक कि एक पारिस्थितिकी तंत्र को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। ये परियोजना अतीत के समान ही भारत की 4 बड़ी बिल्ली प्रजातियों को सह अस्तित्व में रहने की संभावना प्रदान करती है। इन 4 बड़ी बिल्ली प्रजातियों में शामिल है बाघ, शेर, तेंदुआ और चीता। NTCA की 19वीं बैठक के अन्य भी कई निष्कर्ष हैं, जैसे इस बैठक में एक वाटर एटलस जारी किया गया है। ये भारत के बाघ आबादी वाले क्षेत्रों में स्थित सभी जल निकायों का मानचित्रण करता है। इन क्षेत्रों से 35 से अधिक नदियां निकलती हैं जो जल सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। 14 टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स यानी कैट्स के तहत मान्यता प्राप्त हैं। इनके अलावा NCTA अन्य टाइगर रिजर्व को भी कैट्स के तहत मान्यता दिलाने के लिए प्रयास कर रहा है। कैट्स मानदंडों
का एक सेट है। ये बाघ स्थलों की ये जांच करने की अनुमति प्रदान करता है कि क्या उनके प्रबंधन से बाघों का सफल संरक्षण संभव होगा। भारत में बाघों की कुल संख्या 2967 है। ये विश्व में बाघों की कुल आबादी का 70% से ज्यादा है। भारत के 18 राज्यों में 51 टाइगर रिजर्व स्थापित किए गए हैं। अगली खबर पेपर 3 के टॉपिक उद्योग जगत से। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के औपचारीकरण यानी PMFME योजना के तहत एक जिला एक उत्पाद के 6 ब्रांड लॉन्च किए गए। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ यानी नेफेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत PMFME योजना के ब्रांडिंग और विपणन घटक के अंतर्गत चयनित एक जिला एक उत्पाद के 10 ब्रांड विकसित किए जाएंगे। इनमें से 6 ब्रांड हैं अमृत फल गुरुग्राम हरियाणा, कोरी गोल्ड कोटा राजस्थान का, कश्मीरी मंत्र कुलगाम जम्मू कश्मीर का, मधु मंत्र सहारनपुर उत्तर प्रदेश का, सोमदाना ठाणे महाराष्ट्र का और दिल्ली बेक्स के होल व्हीट कुकीज को लॉन्च किया गया है। नेफेड के अनुसार उपभोक्ताओं के लाभ के लिए ये उत्पाद की लंबी शेल्फ लाइफ सुनिश्चित करते हैं और उसे ताज़ा रखते हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पहल का लक्ष्य देश के प्रत्येक जिले से एक उत्पाद का चयन, ब्रांडिंग और प्रचार करना है। इसका उद्देश्य सभी क्षेत्रों में समग्र सामाजिक और आर्थिक विकास को सक्षम करना, विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जिले में निवेश आकर्षित करना, जिले में रोजगार सृजन करना, जिला स्तर पर नवाचार या प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए तंत्र उपलब्ध कराना ताकि उन्हें घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के साथ प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके। PMFME आत्मनिर्भर भारत के तहत एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के असंगठित खंड में मौजूदा व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना और इस क्षेत्र की औपचारिकता को प्रोत्साहन प्रदान करना है। अगली खबर दूरसंचार एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र से। टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेंटर ने कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर सिक्योरिंग कंज्यूमर इंटरनेट ऑफ थिंग्स रिपोर्ट जारी की। दूरसंचार विभाग के तहत टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेंटर ने वैश्विक मानकों और सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप आधारभूत आवश्यकता के रूप में ये रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अंतर्गत दिशा निर्देश उपभोक्ता IoT उपकरणों और तंत्र को सुरक्षित करने के साथ साथ इससे संबंधित कमजोरियों को प्रबंधित करने में मदद करेंगे। ये रिपोर्ट इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपकरण निर्माताओं, सेवा प्रदाताओं, सिस्टम इंटीग्रेटर्स और एप्लीकेशन डेवलपर्स आदि द्वारा उपयोग के लिए है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स भौतिक वस्तुओं के नेटवर्क का वर्णन करता है। इन वस्तुओं में सेंसर, सॉफ्टवेयर और अन्य तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। इनका उद्देश्य इंटरनेट के माध्यम से अन्य उपकरणों और सिस्टम्स के साथ कनेक्ट होना और डेटा का आदान प्रदान करना है। अनुमानों के अनुसार वर्ष 2026 तक वैश्विक स्तर पर 26.4 बिलियन इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपकरणों द्वारा विभिन्न सेवाएं प्रदान किए जाने की संभावना है। हालांकि इसमें चिंता के भी कई विषय हैं, जैसे कि उपकरणों या नेटवर्क को हैक करने से कंपनियों, संगठनों, राष्ट्रों और अति महत्वपूर्ण लोगों को हानि होगी। इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपकरणों को सुरक्षित करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम द्वारा कई पहलें आरंभ की गई हैं, जैसे कि भारतीय टेलीग्राफ संशोधन नियम 2017 के तहत भारत में बिक्री, आयात या उपयोग से पहले उपकरणों का अनिवार्य परीक्षण और प्रमाणन, एंड टू एंड एन्क्रिप्शन सुनिश्चित करने के लिए निर्माता इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपकरणों के निर्माण में डिजाइन द्वारा सुरक्षा सिद्धांत लागू करेंगे। टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेंटर के तत्वावधान में एक राष्ट्रीय न्यास केंद्र यानी NTC नेशनल ट्रस्ट सेंटर बनाया जाएगा। अगली खबर स्वास्थ्य क्षेत्र में वैज्ञानिक प्रगति से संबंधित है। वैज्ञानिकों के मुताबिक पारंपरिक टीके भी प्रभावशाली हैं। एक हालिया शोध के अनुसार पारंपरिक विधि से बनाए गए टीके भी आधुनिक विधियों से विकसित टीकों जितने ही प्रभावशाली हैं। पारंपरिक विधि में एक रोगजनक के निष्क्रिय रूप को टीके में शामिल किया जाता है, जैसे कि कोवैक्सीन। आधुनिक विधि में बनाए गए टीके mRNA या DNA पर आधारित होते हैं, जैसे कि ज़ाइकोव-डी टीका। पारंपरिक बनाम आधुनिक वैक्सीन निर्माण विधि की बात करें तो पारंपरिक टीकों में रोगजनक के निष्क्रिय भाग होते हैं। ये शरीर में एंटीजन के रूप में प्रवेश करते हैं और एक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को सक्रिय करते हैं। नई तकनीकों जैसे mRNA
या डीएनए टीकों में संशोधित जीन होते हैं। ये प्रतिरक्षा उत्प्रेरक एंटीजन बनाने के लिए शरीर की कोशिकाओं का उपयोग करते हैं। ये विधि भविष्य में कई रोग जनकों के विरुद्ध टीके बनाने के लिए तीव्र और अधिक अनुकूल मानी जाती है। mRNA टीकों में mRNA के एक हिस्से का प्रयोग किया जाता है। ये mRNA वायरस की बाहरी झिल्ली पर पाए जाने वाले वायरल प्रोटीन के समान होता है। एक सामान्य प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के हिस्से के रूप में प्रतिरक्षा प्रणाली ये पहचान करती है कि प्रोटीन बाहरी है और एंटीबॉडी नामक विशेष प्रोटीन का उत्पादन करती है। यही विशेष प्रोटीन रोग जनकों से लड़ने में मदद करता है। हालांकि प्रभावकारिता की दृष्टि से टीकों ने समान परिणाम दर्शाए हैं। mRNA या मैसेंजर RNA वे अणु होते हैं जो प्रोटीन बनाने के लिए आवश्यक आनुवांशिक सूचना प्रदान करते हैं। वे कोशिका के केंद्रक में डीएनए से सूचना को कोशिका द्रव्य तक ले जाते हैं, जहां पर प्रोटीन का निर्माण होता है। आइए अब आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा योजना किस तरह से बनाई जाती है। किसी भी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री की सुरक्षा की योजना बनाना एक विस्तृत कार्य है। इसमें केंद्रीय एजेंसियां और राज्य पुलिस बल दोनों शामिल होते हैं। इसके लिए विशेष सुरक्षा दल यानी एसपीजी की ब्लू बुक में व्यापक दिशा निर्देश निर्धारित किए गए हैं। केवल एसपीजी ही प्रधानमंत्री को निकटवर्ती सुरक्षा प्रदान करता है। जब प्रधानमंत्री किसी भी राज्य की यात्रा कर रहे होते हैं तो समग्र सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी राज्य पुलिस की होती है। उनकी जिम्मेदारी खुफिया जानकारी एकत्र करने, मार्ग की सुरक्षा करने, कार्यक्रम स्थल को सुरक्षित करने और भीड़ प्रबंधन की होती है। सुरक्षा के समक्ष किसी भी खतरे के बारे में इनपुट प्रदान करने के लिए केंद्रीय खुफिया एजेंसियां जिम्मेदार होती हैं। हालांकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा की व्यवस्था कैसे की जाए, इस पर अंतिम निर्णय एसपीजी ही करती है। आपको बता दें कि एसपीजी की स्थापना वर्ष 1985 में की गई थी। संसद द्वारा पारित विशेष सुरक्षा दल अधिनियम 1988 के माध्यम से इसे विनियमित किया जाता है। इसका उद्देश्य प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्रियों और उनके वर्तमान परिवार के सदस्यों को निकटवर्ती सुरक्षा प्रदान करना है। एसपीजी ने न केवल अपनी कार्यप्रणाली में बल्कि आसूचना ब्यूरो यानी आईबी और राज्य या संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस बलों के सहयोग से समग्र सुरक्षा व्यवस्था में भी नवीन तरीकों को अपनाकर अपने उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास किया है। आइए अब बात करते हैं कुछ संक्षिप्त लेकिन अन्य महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की राजभाषा। गुजरात उच्च न्यायालय ने अदालत की अवमानना का सामना कर रहे एक पत्रकार को केवल अंग्रेजी में बोलने के लिए कहा है, क्योंकि उच्चतर न्यायपालिका की भाषा अंग्रेजी है। संविधान के अनुच्छेद 348(1) में ये प्रावधान किया गया है कि जब तक संसद कानून द्वारा उपबंध नहीं करती है, तब तक उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालयों में सभी कार्रवाई अंग्रेजी में की जाएगी। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 7 में प्रावधान किया गया है कि किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों और पारित आदेशों में हिंदी और राज्य की किसी अन्य भाषा के उपयोग की अनुमति दे सकता है, लेकिन इसके साथ ही इसका अंग्रेजी अनुवाद भी संलग्न करना होगा। चीनी विकास निधि यानी शुगर डेवलपमेंट फंड। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने एसडीएफ ऋणों के पुनर्गठन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनका उद्देश्य चीनी विकास निधि अधिनियम 1982 के तहत ऋण प्राप्त करने वाली आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन आर्थिक रूप से व्यवहार्य चीनी मिलों को सुधार करने की सुविधा प्रदान करना है। इन दिशा निर्देशों में 2 वर्ष की छूट और फिर 5 वर्षों में पुनर्भुगतान का प्रावधान किया गया है। शुगर डेवलपमेंट फंड की स्थापना चीनी विकास निधि अधिनियम 1982 के अधीन की गई थी। इसके माध्यम से भी चीनी मिलों के उद्धार और उनके आधुनिकीकरण की सुविधा के लिए उन्हें ऋण प्रदान किया जाता है। स्मार्ट सिटी एंड एकेडमिया टुवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च कार्यक्रम सार। स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत सार कार्यक्रम आरंभ किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत देश के 15 प्रमुख वास्तुकला और योजना संस्थान स्मार्ट शहरों के साथ मिलकर ऐतिहासिक परियोजनाओं का दस्तावेजीकरण करेंगे। ये परियोजनाएं स्मार्ट सिटीज मिशन द्वारा शुरू की गई हैं। संस्थान इन परियोजनाओं के परिणामों का दस्तावेजीकरण इस आधार पर करेंगे कि वे शहरी नागरिकों के जीवन को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। ये आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स तथा देश के प्रमुख भारतीय शैक्षणिक संस्थानों की एक संयुक्त पहल है। अटल पेंशन योजना।
अटल पेंशन योजना सरकार का प्रमुख सामाजिक कार्यक्रम है। इसके अंतर्गत चालू वित्त वर्ष में अब तक 65 लाख से अधिक अंशधारक जुड़ चुके हैं। इसे वर्ष 2015 में सरकार द्वारा समर्थित स्वैच्छिक योजना के रूप में आरंभ किया गया था। इसका उद्देश्य वृद्धावस्था में आय सुरक्षा प्रदान करना है। इसमें व्यक्तिगत योगदान के अनुपात में न्यूनतम बीमा पेंशन प्रदान की जाती है। हालांकि ये योजना बाजार से भी जुड़ी हुई है। इसका लक्ष्य विशेष रूप से गरीबों, वंचित वर्ग और असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए एक सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था बनाना है। इसे पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA प्रशासित करता है। एक्वामेशन या क्षारीय हाइड्रोलिसिस एक प्रक्रिया है। इसमें मृतक के शरीर को एक दबाव वाले धातु के सिलेंडर में कुछ घंटों के लिए जल और एक गाढ़े क्षार के मिश्रण में डुबोया जाता है। सिलेंडर को लगभग 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है। हल्का जल प्रवाह, तापमान और गाढ़े क्षार का संयोजन जैविक पदार्थों को तोड़ता है। ये शरीर के निपटान के लिए एक पर्यावरण अनुकूल ज्वाला रहित तरीका माना जाता है। इस प्रक्रिया को जल दाह संस्कार, हरित दाह संस्कार या रासायनिक दाह संस्कार के रूप में भी जाना जाता है। इस प्रक्रिया में हड्डी के टुकड़े और कुछ अपशिष्ट तरल शेष रह जाते हैं। जगन्नाथ मंदिर। एक ऐतिहासिक निर्णय में ओडिशा सरकार ने श्री जगन्नाथ मंदिर अधिनियम 1954 में संशोधन को मंजूरी दी है। इससे जगन्नाथ मंदिर के स्वामित्व वाली भूमि से संबंधित मुद्दों का समाधान करने में आसानी होगी। अब मंदिर प्रशासन के पास राज्य सरकार की मंजूरी के बिना मंदिर की जमीन बेचने और लीज पर देने का अधिकार होगा। जगन्नाथ मंदिर 12वीं शताब्दी में पूर्वी गंग राजवंश के राजा अनंत वर्मन चोडगंग देव ने बनवाया था। जगन्नाथपुरी मंदिर को यमनिका तीर्थ और श्वेत शिवालय भी कहा जाता है। ये 4 धाम तीर्थ स्थान, जिसमें कि बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी तथा रामेश्वरम है, उनका एक हिस्सा है। आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थानों के बारे में। चिल्का झील, ओडिशा। जल पक्षी स्थिति सर्वेक्षण 2022 के मुताबिक इस लैगून में कुल 10,40,000 पक्षियों की गणना की गई है। चिल्का झील भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ये प्रवासी पक्षियों का शीत प्रवास स्थल भी है। ये वर्ष 1981 से रामसर स्थल के रूप में नामित है। इस झील में स्थित नलबन द्वीप को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत पक्षी अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है। इरावदी डॉल्फिन इस झील की प्रमुख फ्लैगशिप जीव प्रजाति है। कौंडिन्य वन्य जीव अभ्यारण्य, ये आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के पालमनेर कुप्पम वन रेंज में स्थित है। ये आंध्र प्रदेश में एशियाई हाथियों का एकमात्र पर्यावास स्थल है। ये अभ्यारण्य हाथी परियोजना के अंतर्गत आता है। ये सरकार द्वारा शुरू की गई एक देशव्यापी हाथी संरक्षण परियोजना है। यहाँ पर दक्षिणी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, जिनमें कटीली झाड़ियों और घास के मैदान शामिल हैं, ये पाई जाती हैं। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए, क्योंकि कोविड अब नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के साथ सामने आया है। इसलिए भीड़भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें। पूरे एहतियात बरतते हुए अपना और अपनों का विशेष ध्यान रखें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।